हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जेई मेंस का फर्स्ट शिफ्ट था 22 वाली जो हमारी थी, और उसी के अपन आज मैथ्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले। तो 3-4 वेबसाइट से कुछ क्वेश्चंस इकट्ठा किए हैं, अराउंड 20-22 क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो देखते हैं उनमें कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, उनके क्या कंसेप्ट है और किस तरह से उनको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपन सॉल्व कर सकते थे। तो मैथ्स बेस्ड वीडियो रहने वाला ये। तो ये पहला वाला जो पेपर है ये आकाश की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो एक बार इसके मैथ्स के पोर्शन पर आ जाते हैं अपन फटाफट से, है ना। और आप में से अगर किसी ने आज एग्जाम दिया था और आपका कैसा पेपर रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कमेंट्स में चाहें तो जरूर बता सकते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन वही जो हर साल आता है और आगे भी आता रहेगा। दो लाइन के बीच में क्या चाहिए हमें? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 3D में लाइंस का क्वेश्चन है। अब ये लाइंस पैरेलल नहीं है, डायरेक्शन रेशियो से पता चल रहा है ये स्क्यू लाइंस है। तो पहली वाली लाइन पर पॉइंट देख लेते हैं अपन, उसको A1 वेक्टर बोलते हैं। तो वो 1,2,1 आ जाएगा, आई कैप 2j कैप k कैप। पहली वाली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये 2i कैप 3j कैप 4k कैप। फिर दूसरी वाली लाइन पे पॉइंट क्या आएगा? x+2 से -2i कैप 2j कैप -k कैप। और सेकंड वाली लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है? 7i कैप 8j कैप 2k कैप। अब फॉर्मूला जिनको याद है डायरेक्टली अपन लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? A1 माइनस A2 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं न्यूमरेटर में, और नीचे B1 क्रॉस B2 का वेक्टर का मॉड ले लेते हैं। तो पहले आप B1 क्रॉस B2 निकाल सकते हैं यहाँ से, फिर A1 माइनस A2 बनाकर ऊपर डॉट ले लेंगे और नीचे मॉड ले लेंगे, तो वहां से वैल्यू आ जाएगी। तो बड़ा ही इजी और सिंपल सा सवाल है, और इसके अंदर अपन इजीली +4 ला सकते थे अगर हमने स्क्यू लाइंस अच्छे से तैयार करी थी तो। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, नेक्स्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे। तो इसमें बोला है देर आर 6 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स। कुछ नहीं बोलते हैं तो बॉल्स को डिफरेंट ही मानते हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट। तो अगेन ऑनलाइन में अलग अलग कोचिंग के पेपर्स में इसके अलग अलग वर्जन है। इसमें इन्होंने रैंडमली निकाल लिया है। तो रैंडमली निकाला है मतलब एक साथ बॉल निकाल लिए, तो टोटल तरीके हो गए 10c2, और दोनों व्हाइट के लिए आ जाएगा 6c2। तो ये आपके पास 15/45 आ गया। कुछ ऑनलाइन वर्जन्स में इन्होंने इसको 1 बाय 1 निकाला है। तो 1 बाय 1 में एक एक करके निकालते हैं, जैसे पहले पर भी व्हाइट आई, दूसरे पर भी व्हाइट आई, है ना। और टोटल 2 कैसे निकालेंगे? पहले 10 ऑप्शन थे, बाद में 9 ऑप्शन हो गए। हालांकि आंसर यहां से भी 1/3 आएगा। और कुछ ऑनलाइन वर्जन्स में इसको कंडीशनल का क्वेश्चन बना दिया है कि गिवन पहली बॉल ऐसी है तो दूसरी कैसी होगी। तो अगर उसका वर्जन मिलता है तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ये क्वेश्चन काफी इजी लग रहा है। तो प्रोबेबिलिटी का अगर यही आया था तो ये अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड में हमसे पूछ रहा है नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं। तो यहाँ हमें मैनुअली काउंट करने पड़ेंगे। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, वो तो वैसे भी नहीं रहेगा बेटा। इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, राइट। तो अगर मान लो हम 1 2 3 से 1 2 3 जाते हैं ना, तो 1 2 3 हमारे पास ए के अंदर है, और ए से अपन किस में जा रहे हैं? ए में जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 3 टोटल 9 पेयर्स आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जैसे 1 1 आ जाता है, 1 2 आ जाता है, 1 3 आ जाता है ना। इसी तरह हमारे पास 2 1 आ जाता है, 2 2 आ जाता है, 2 3 आ जाता है, 3 से आता है 3 1 3 2 3 3। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोल देते हैं कि भाई 2 की पावर 9 हो जाएंगे, बट इक्विवेलेंस चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या कंडीशन है कि भाई A, A टाइप के सारे होने ही चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 ये तीनों लेने पड़ेंगे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर A, B है तो B, A होगा। ट्रांजिटिव में अगर A, B है एंड अगर B, C है तो A, C भी होना चाहिए। तो ये अकेला रिलेशन अगर सिर्फ 1 1 2 2 3 3 लिखे तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। क्योंकि अगर A, B ही नहीं है तो B, A क्यों ढूंढना है? समझ रहे हो मेरी बात? अगर 1, 2 ही नहीं है तो 2, 1 क्यों डालूंगा, है ना। इसी तरह ए बी और बी सी ही नहीं है तो ए सी क्यों ढूंढूंगा। तो एक तो ये हो गया इक्विवेलेंस। दूसरे वाले में क्या करेंगे? देखो इतना पार्ट तो रखेंगे कॉमन, 1 1 2 2 3 3 वाला। अब इसके साथ जैसे मान लो मैंने 1, 2 ले लिया, तो सिमेट्रिक के लिए मुझे 2, 1 भी लेना पड़ेगा। और कुछ ले नहीं रहा तो ट्रांजिटिव में गड़बड़ होगी नहीं। अगर ए बी के साथ बी सी नहीं है तो ए सी की जरूरत ही नहीं है। तो ये सिमेट्रिक बनाया, ट्रांजिटिव अपने आप बन गया, तो ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। या मान लो 1, 1 नहीं लिया होता मैंने, सॉरी 1, 2 नहीं लिया होता मैंने, 1, 2 की जगह मान लो अपन ने 1 3 ले लिया, तो 1 3 के साथ फिर 3 1 ले लो, तो सिमेट्रिक बन गया। और ए बी के लिए अगर एक अलग बी सी है ही नहीं तो ए सी क्यों ढूंढना है? अपने आप ट्रांजिटिव है।
इसी तरह अगर अपन यहाँ पे 1 1 ले लें, 2 2 ले लें, 3 3, वो तो लेना ही पड़ेगा, देखो रिफ्लेक्सिव में सारे होने चाहिए। और यहाँ 2 3 ले लिया तो 2 3 के लिए आप 3 2 ले लो, है ना, और कुछ है नहीं तो ट्रांजिटिव की दिक्कत नहीं है। और अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 2 या सिर्फ 1 3 या सिर्फ 2 3 नहीं डालकर दो चीजें डाल दूं तो फिर अब सारी आएगी। जैसे मान लो मैंने 1 2 के साथ डाल दिया 2 3, तो अब सिमेट्रिक के लिए मुझे 2 1 3 2 भी लेना पड़ेगा, और क्योंकि 1 2 2 3 आ गया बेटा तो 1 3 भी लेना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए, क्योंकि ए बी बी सी है तो ए सी भी होगा, और 1 3 है तो अब इसको भी सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 भी लेना पड़ेगा। तो यहां से सारे के सारे 9 आ जाएंगे और कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो टोटल ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस आ जाएंगे हमारे पास? 5 नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो ये थोड़ा सा अगर अपन सोचे तो ये वहां पर कर सकते थे अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यूज लगाए हैं रिलेशंस के। फोर्थ जैसा जैसा पीवाईक्यू में आ रखा है बस वहां कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स था, यहाँ सेक इनवर्स में आ गया। तो अपन इसको फंक्शंस की तरह से कर सकते हैं। जैसे हमें रेंज किसकी चाहिए? हमें इस क्वेश्चन में रेंज चाहिए किसकी, एक बार वापस देख ले, 16 टाइम्स सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर। तो 16 सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर और प्लस में आ गया कोसेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर। तो आपके ऊपर है बेटा, आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। वैसे डोमेन इसका होगा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो एक तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे तो वैल्यू निकालेंगे, एक कहीं अगर डिफरेंशिएशन 0 हो जाए तो आप डिफरेंशिएशन से भी सोच सकते हो, या स्क्वायर कंप्लीशन कर सकते हो जैसे इन लोगों ने यहाँ पर किया है ना। इन्होंने सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है इसका यूज कर लिया है ना। तो डिफरेंशिएशन वैसे अगर करोगे तो ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, वो भी कर सकते हो। जैसे सेक इनवर्स एक्स का 32 सेक इनवर्स एक्स और फिर चेन रूल से 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर -1। बट अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते तो फिर अपन यहाँ पे स्क्वायर बना लेंगे। जैसे ये 4 सेक इनवर्स का स्क्वायर है, ये कोसेक का स्क्वायर है, तो 2ab नहीं है तो आप इसमें 2ab का टर्म क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और आप इसमें से क्या कर सकते हैं? 2ab का टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आ रही बात समझ में आपको मेरी? तो अब ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि 4 सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस में हमारे पास आ गया 8 सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। अब जैसे मान लो आपको कोई भी, जो मान लो आपको कोसेक इनवर्स एक्स पसंद है तो आप इसको चेंज कर दो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, इधर भी कर दो। तो ये बन जाएगा बेटा 3 सेक इनवर्स एक्स प्लस π/2 का होल स्क्वायर, और 8 सेक इनवर्स एक्स के साथ आ जाएगा यहाँ पर भी π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, है ना। तो अपन ने यहाँ पे सेक में बदला, इन्होंने भी जैसे यहाँ पर बदला तो इन्होंने भी इसको किस में बदल दिया? सेक में बदल दिया। फिर देखो अगर आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप एक्सपेंशन करके स्क्वायर कंप्लीशन कर रहे हैं, वही पार्ट अब अपन भी कर सकते हैं। जैसे 17 सेक इनवर्स एक्स का ये बन जाएगा होल स्क्वायर 9 + 8, फिर साथ में यहाँ 3 पाई सेक इनवर्स एक्स आ रहा है, उसमें से 4 पाई सेक इनवर्स एक्स हट जाएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप एक बार देख लीजिएगा, और यहाँ π²/4 आ जाएगा। इतने पार्ट को स्क्वायर में बदलने के लिए आपको 17 क्या लेना है? कॉमन। यहाँ सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर आएगा, फिर π/17 सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। π/17 को कैसे बनाएंगे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए? π/17 का आधा होता है π/34, तो उसका स्क्वायर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है ऐसा, और बाहर π²/4 पड़ा रहेगा। तो अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 17 सेक इनवर्स एक्स माइनस π/34, है ना। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? π/34 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 17 इंटू π²/34 का स्क्वायर है तो आई थिंक π²/68 बन जाएगा। अब सेक इनवर्स एक्स की रेंज आपको पता है ना क्या होती है? सेक इनवर्स एक्स की रेंज, सेक इनवर्स एक्स की रेंज हो जाती है 0 से π एक्सेप्ट π/2, ठीक है। तो इस बीच π/34 पे ये 0 हो जाएगा, वहां पे होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो वहां पर आपकी ये वाली वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। इसका सम ले लेंगे अगर अपन एलसीएम लेके तो आई थिंक 18 π²/68 ये मिनिमम हो गया। और मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, होल स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो वो आई थिंक पाई पर आ जाएगा। तो उसके लिए अपन इसमें क्या कर देंगे? पाई डाल देंगे। तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा, थोड़ा सा आप देखें सॉल्व करके, तो मैक्सिमम पाई पे आ जाएगा और मिनिमम होल स्क्वायर 0 पर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार आप इसमें वापस लगा देंगे। तो थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर आपने सेम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में कर रखा है पीवाईक्यू में तो वो हो जाएगा। फिफ्थ सिंपल एजीपी का तरीका है। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो आप क्या करेंगे? सम दे रखा है ऑलरेडी, तो आप r से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 8 है तो ये 8/4 बन जाएगा, आगे शिफ्ट कर दो, लाइक ये 3/4 हो गया, फिर
ये वाला आपके पास, या उसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे लगा एजीपी है, एक्चुअली तो जीपी हो गई ना बेटा, ये दो अलग अलग जीपी हो गई। 8 को क्या लिख सकते हैं, 3/4, 3/4 स्क्वायर, ये एक अलग जीपी है, और दूसरी जीपी है p/4, p²/4², तो दो इनफाइनाइट जीपी है, तो एजीपी नहीं है, दो इनफाइनाइट जीपी है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 8 बराबर 3/1 - r, और प्लस में p/4 के नीचे भी 1 - r। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्ट जीपी का ही क्वेश्चन आ गया है ना, तो इसके अंदर हमें ज्यादा यहाँ पर सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट 6 पे आते हैं, तो सिक्स्थ डिफरेंशियल इक्वेशन का, अब अगेन देखो इसमें भी अलग अलग वर्जन है, ऑनलाइन कुछ में dy से मल्टीप्लाई कर रखा है, इन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रखा है, ये लीनियर डिफरेंशियल है, बस ध्यान रहे x वाली नहीं है, dy/dx प्लस pxy बराबर qx नहीं है, ये x विद रेस्पेक्ट टू y है, dx/dy प्लस py इंटू x बराबर qy वाली। निकालेंगे यहां भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस e की पावर में 1/y² का इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना, ये x के साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x इंटू ई की पावर -1/y, और राइट साइड में यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन सारे बस यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में होंगे। अब रही बात इसका कैसे करें सर इंटीग्रेशन, तो आप -1/y को या 1/y को चाहो तो t ले लो, तो 1/y² dy/dt बन जाएगा बेटा, एक 1/y बचेगा, उसको आप -t लिख देना, तो -t e की पावर t dt, इसमें आप बाय पार्ट लगा सकते हो, और प्लस c निकालने के लिए x ऑफ 1 1 है, तो अभी ये x विद रेस्पेक्ट टू y, मतलब y बराबर 1 पे x क्या आ रहा है हमारा, 1 आ जाएगा। तो अब जब इसका मतलब है जब y हाफ होगा तो बताओ x की क्या वैल्यू है, तो आप यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको कर सकते हैं, और सिंपल सवाल था, इसको भी आप एक्चुअल शिफ्ट में आराम से कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड लग रहा है मुझे, है ना, क्योंकि कुछ और, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, वो थोड़ा इससे अच्छा वर्जन है इसके क्वेश्चन का, तो मैं आपको सीधा उसी पर एक बार लेकर चल लेता हूँ, वापस आ जाएंगे अपन इस पेपर पे। तो बेसिकली ऐसा समझ लो, जनरल टर्म दिया है, और जनरल टर्म से अपन को फ्रैक्शन का क्या करना है, समेशन करना है, तो फ्रैक्शन के समेशन आते हैं, और हमें फ्रैक्शन का समेशन करना आना चाहिए, भले ही डायरेक्ट आपके मेंस के सिलेबस में नहीं लिखा जाता है कि टेलीस्कोपिंग सीरीज आएगी या नहीं, या वीएन मेथड हमारे पास आएगा या नहीं, बट स्टिल मेंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो चाहे सीक्वेंस सीरीज है तो आपको यही मान के चलना है कि सीक्वेंस सीरीज का पूरा पूरा पोर्शन आएगा। तो एक सेकंड, इसमें अगर अपन देख लें, तो एक्चुअली इन्होंने अभी जो पेपर दिया है मेमोरी बेस, उसमें क्या टीआर इन्होंने सीधा दे दिया, और 1/TR पूछा है वो आकाश वाले पेपर में। एक दो जगह मैंने ऑनलाइन देखा था, वहां एक्चुअली टीआर नहीं, समेशन टीआर गिवन था, तो आपको पहले टीआर खुद से निकालना था, लाइक ये रहा। हाँ, ये अच्छा सवाल है, तो इसको मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ, ये वेदांतु की साइड से लिया है, वैसे ऑनलाइन सर्च करोगे आपको तो मिल जाएगा, है ना, तो आप उस पर भी देख सकते हो ये पेपर ऐसा। तो आपको 1/TR का समेशन पूछा है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, जल्दबाजी में इसी का रेसिप्रोकल लेके समेशन कर देते हैं, बट ये टीआर नहीं बेटा, ये समेशन टीआर है, जिसको आप एसएन बोलते हो। तो एसएन से अगर आपको टीएन निकालना है, तो टीएन एक्चुअली आता कैसे है, टीएन आता है एसएन में से SN-1 हटाने पे, मतलब एन टर्म्स के सम में से जब आप n-1 टर्म्स का सम हटाएंगे तब जाके टीएन आता है, राइट। तो टीएन तो आपका ये एसएन तो ये रहा, 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5, नीचे 64 है वो, तो चलो ठीक है, और Sn-1 में अपन n की जगह n-1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2n-3, 2n-1, 2n+1 और 2n+3, ऐसा कुछ, नीचे 64 आएगा, तो यहां से tn बनेगा Sn से, तो इतना पार्ट तो देखो कॉमन आ जाएगा 2n-1 से 2n+3 वाला, और 2n+5 2n-3 का डिफरेंस 8 होता है, 8 से डिनोमिनेटर कट जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा 2n-1 2n+1 2n+3/8, इसके रेसिप्रोकल का समेशन करना है, तो 8 को ऊपर भेज देता हूं। अब आपको पता है फैक्टराइज फॉर्म में जनरल टर्म होता है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट का डिफरेंस ऊपर बनाते हैं, डिफरेंस 4 है हमारे पास, 8 है, तो कोई नहीं, हम 2 बाहर ले लेंगे, पीछे जो 4 बचेगा आप उसको 2n+3 और 2n-1 का डिफरेंस लिख सकते हैं, तो अब ये डिनोमिनेटर से कट होके अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2n-1 2n+1, जब 2n+3 कटेगा तब, और जब 2n-1 कटेगा तो ये 2n+1 2n+3 में स्प्लिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे n बराबर 1 2 3 रखना है, तो आप देखेंगे फर्स्ट और लास्ट के अलावा सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट लास्ट के अलावा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, फिर जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए अपन ने इसमें देखा,
बट इस तरह का सवाल आया, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस सीरीज का आ गया सवाल, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी से कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब इनफाइनाइट टर्म्स। और जैसा कि हमने कहा था बाइनोमियल का कोफिशिएंट का जरूर सवाल आता है। आप पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ट्रिक ये है कि ये आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर पर पावर अलग अलग है, तो एक 1 माइनस एक्स अलग कर दो बेटा, तो दोनों की पावर 2007 हो जाएगी, और फिर आप मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस एक्स को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो 1 माइनस एक्स क्यूब बन गया। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स अलग अलग कर देंगे, एक 1 माइनस एक्स क्यूब के साथ आएगा 2007 और एक माइनस एक्स के साथ आ जाएगा। और अब इसमें हमें क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है किसका, x की पावर 2012 का। ठीक है, तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, जनरल टर्म देखना चाहते हैं, तो जैसे 1 माइनस एक्स क्यूब का जनरल टर्म क्या आता है 2007 CR, और माइनस एक्स क्यूब पे r आ जाएगा। तो पहले वाले के अंदर ये जो 3r है x पे, ये 2012 बनना चाहिए, और दूसरे वाले में एक x ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पे जो 3r है वो 2011 बनना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि 3r ना तो कभी 2012 होगा, ना 3r कभी 2011 होगा, क्योंकि दोनों ही 3 के मल्टीपल नहीं है। तो कैलकुलेशन बच गई, टर्म ही नहीं बनेंगे ऐसे, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बाइनोमियल का बड़ा ही सिंपल था ये सवाल, होना चाहिए था। नेक्स्ट 9th पे आते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, और सिंपल है, कुछ नहीं करना बेटा। ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे और बोल रहे हैं कि इसका सेंट्रॉइड जो है, अगर अपन हर एक वर्टेक्स की इमेज ले लें, जैसे ये ट्राइंगल है और बोल रहा है कि एबीसी की इमेज ले ली डीईएफ, तो बताओ अब नया सेंट्रॉइड क्या होगा। तो डीईएफ मत निकालो ना यार, पुराने वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकाल लो और उसी की इमेज निकाल लो। हर एक पॉइंट की क्यों इमेज निकालते हो, जब सेंट्रॉइड ही चाहिए ना नए ट्राइंगल में। तो आप एबीसी का पहले सेंट्रॉइड निकाल लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो 2,2 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डीईएफ निकालने की जगह चुपचाप 2, क्या आ रहा है पता नहीं यार, 3, 1 और 4 दिया हुआ है, तो 8/3 आ रहा है, इन्होंने 3 लिखा हुआ है। डेटा चेंज हो सकता है बेटा, है ना, वर्टेक्स जरूरी नहीं यही हो। तो 2,3 या 2,8/3 जो भी सेंट्रॉइड आता है, आप बस उसकी इस लाइन में इमेज ले लो। लाइन में पॉइंट की इमेज लेना में आराम से आता है। तो ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। 10th जो है वो एदास गुप्ता से ही सीधा लिया इन्होंने सवाल। तो इन्होंने क्या किया है, 10 एलिमेंट्स है 1 से 10, और m/n मतलब रैशनल नंबर बनाना है, जहां m और n यहीं से आएंगे। m से n बड़ा है ना, मतलब 1/2 बना सकते हो, 2/1 नहीं बना सकते, 1/1 नहीं बना सकते। और जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। जैसे 2/4 नहीं लेना, 2/4 मत लिखो, 1/2 ही लिख दो। तो क्या कर सकते हैं अपन, जैसे ऊपर मान लो 1 लिया, तो 1/2 1/3 से कहां तक जा सकते हो, 1/10। इस तरह का था एदास में, है ना। सब बुक्स में होता है वैसे, ऐसा कोई खास नाम की चिंता मत करो। अब 2 है तो 2/3 ले सकते हो, 2/4 ऊपर आ चुका है तो वो नहीं ले सकते, है ना। 2/5 ले सकते हो, 2/6 नहीं ले सकते, 2/7 ले सकते हो, 2/8 नहीं ले सकते, 2/9 ले सकते हो, तो 4 ही हो गए। तो केसेस लेने पड़ेंगे, है ना, लेंदी हो सकता है, बट आंसर आ जाएगा अगर सारे केस बनाओगे। तो 3/1 नहीं, 3/2 नहीं, 3/3 नहीं, 3/4 ले सकते हो, 3/5 ले सकते हो, 3/6 नहीं, नीचे वाला बड़ा भी होना चाहिए, कुछ कॉमन भी नहीं आना चाहिए। 3/7, 3/8, 3/9 नहीं, वो 1/3 हो जाएगा, और 3/10। आई थिंक 5 यहाँ से आ गए। फिर 4/5, 4/6 नहीं, 4/7, 4/8 नहीं, 4/9, 3 यहाँ से आ गए। फिर 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10 नहीं ले सकते, 4 यहाँ से आ गए। फिर 6/7, 6/8 नहीं, 6/9 नहीं, 6/10 भी नहीं, एक ही आया यहाँ से। फिर 7/8, 7/9, 7/10, 3 यहाँ से आ गए, है ना। फिर 8/9, एक यहाँ से आएगा और एक 9/10 आ जाएगा। तो कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 9 + 4 13, 18, 21, 25, 26, 29, 30 एंड 31। तो मैनुअली काउंट भी कर लेते अगर 2 मिनट लगा के, तो आंसर आ जाता। अपन साथ में ही कर रहे हैं, कोई ऐसा लेंदी नहीं लग रहा है ना। अच्छा, नेक्स्ट पीएनसी का सवाल है। तो आइडियली ऐसा आइडिया लग रहा है कि भाई हर चैप्टर से मोस्टली एक एक सवाल आया है, ठीक है। तो 5 लेटर पिक करने हैं, एम मिडल लेटर होगा, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो यहां पर एम आएगा। अब इसमें भी ना अलग अलग वर्जन है, तो जैसे इन्होंने बीच में एम रख दिया। अब इसके अलावा रिपीटेशन नहीं, तो 25 लेटर है, तो बोल रहे 4 लेटर इनको चूज करके अरेंज कर देते, तो ये वेदांतु वाला हो गया, सॉरी आकाश वाला। बाकी वेदांतु, रेजो, इनकी अलग अलग वेबसाइट पे इन्होंने क्या है, एक और वर्जन है इसका कि ये असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब ये दोनों एम से छोटे, ये दोनों एम से बड़े। तो अब एम से छोटे 12 लेटर होते, तो अगर वो क्वेश्चन होता असेंडिंग ऑर्डर में हो, यहाँ पे तो अपन ने कोई भी 4 ले लिया एम के अलावा,
तो यहाँ पर m से दो छोटे कैसे लेते, 12c2, और असेंडिंग ऑर्डर में तो फिर 2 फैक्टोरियल नहीं करते, सिर्फ 12c2। असेंडिंग होता नहीं दिया होता, दो छोटे ही लेने हैं तो 2 फैक्टोरियल कर देते। और अब इधर m से बड़े होंगे दो, तो m के आगे 13 लेटर आते तो 13c2, फिर 2 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, m से बड़ा उससे बड़ा। तो क्वेश्चन ये था या ये था, ये तो बेटा जब एनटीए रिलीज करेगी तभी पता चलेगा। अपन बस एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं कि किस तरह चैप्टर्स के सवाल आ रहे हैं, क्या लेवल रह रहा है ना। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा लेंदी सवाल है। देखो मॉड z1 है, z1 के लिए भी, z2 के लिए भी, z3 के लिए भी, और सबका आर्ग्यूमेंट भी दे दिया। तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में जब r पता है, थीटा पता है, तो क्या बोला था कल आपको रिवीजन के वीडियो में, r e की पावर आयोटा थीटा लगाओ, सिंपल। तो z1 आ जाएगा r e की पावर आयोटा थीटा, यानी cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, है ना। z1 बार चाहिए तो 1 माइनस आयोटा बाय रूट 2। z2 का हो जाएगा r e की पावर आयोटा 0, तो ये 1 आ जाएगा। z2 बार चाहिए तो वो 1 ही रहेगा। z3 में पाई माइनस पाई बाय 4 है, तो वो e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4 आ जाएगा, cos पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 4। और अगर इसका बार चाहिए आपको तो z3 बार हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाय रूट। इतना भी लेंदी नहीं वैसे। अब इन सबको उठा के यहाँ रख देंगे, z1 बार की जगह z1 बार, z2 बार, सब कुछ ऐड कर देंगे, फिर मॉड लेके क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो वहां से a और b आ जाएगा। तो बहुत आसान है, मतलब पेपर के अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना। तो 13 की थोड़ी लैंग्वेज में डिस्प्यूट है, अलग अलग जगह अलग अलग है, तो मैं एक बार समझा देता हूँ इसका, जितना मीनिंग समझ आए और जिससे आंसर आ रहा है, क्योंकि सबने आंसर 48 ही निकाला है। तो उन्होंने बोला कॉइन को 3 बार टॉस कर दिया अपन ने, तो रैंडम वेरिएबल x क्या है, टेल फॉलोज हेड, मतलब हेड के बाद टेल आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं बोला नंबर ऑफ टेल फॉलोज हेड, तो अलग होता है इंटरप्रिटेशन। ये बोल रहे टेल आ रहा है हेड के बाद, तो इस रैंडम वेरिएबल की दो ही वैल्यू ले रहे हैं, 0 या 1। अगर टेल आएगा हेड के बाद तो 1 ले लेंगे, टेल नहीं आएगा हेड के बाद तो 0 ले लेंगे। तो थोड़ा आई बिलीव अच्छे से समझाना चाहिए था, या मे बी उन्होंने वहां समझाया हो, वी डोंट नो। तो 3 कॉइन टॉस में क्या क्या ऑप्शन होते हैं बेटा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, है ना। और क्या आता है हमारे पास, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो इनमें से कौन सा वो केस है जहां पर टेल फॉलोज हेड, मतलब हेड के बाद टेल आ रहा है। फर्स्ट में नहीं आ रहा तो इसको 0 वाले कैटेगरी में ले लेंगे, सेकंड वाले में आ रहा है, देखो हेड के बाद टेल, थर्ड में भी आ रहा है हेड के बाद टेल, फोर्थ में भी आ रहा है हेड के बाद टेल, इधर नहीं आ रहा, इधर हेड हेड के बाद खाली है, टेल के बाद हेड है, वो उससे हमें क्या करना। इधर भी आ रहा है हेड के बाद टेल, है ना, इधर नहीं आ रहा, देखो टेल टेल पहले ही आ गया, हेड बाद में, टेल 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 में भी नहीं आ रहा हेड के बाद। तो 4 ऐसे हैं जिसमें आ रहा है, 4 नहीं आ रहा। तो रैंडम वेरिएबल के अंदर 0 मतलब नहीं आ रहा, 1 मतलब आ रहा है, प्रोबेबिलिटी दोनों की 4/8 4/8 होगी। तो अब मीन कैसे आता है, सिग्मा पी आई एक्स आई, तो हाफ इंटू 0 प्लस हाफ इंटू 1, ये म्यू हो गया, ठीक है। और रही बात सिग्मा स्क्वायर की, तो सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, राइट। तो हाफ इंटू 0 स्क्वायर और हाफ इंटू 1 स्क्वायर, तो ये हाफ आ जाएगा, और माइनस में मीन का स्क्वायर अगर हटा देंगे तो 1/2 का स्क्वायर, तो वेरिएंस 1/4 आ गया और मीन हाफ आ गया, तो 32 इंटू हाफ प्लस 1/4 पूछ रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा 48 के बराबर। 32 है या 64, 64 है सॉरी, तो यहाँ से 48 आ जाएगा। बट अगेन लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए थी, जिनको समझ में नहीं आया बेटर था कि इसको स्किप कर दिया जाए। 14 अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको पूछा है कि एफ डबल डैश पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश बढ़ेगा आगे जाने के साथ, तो जी कहाँ डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल है, आई थिंक ये सबने अपनी अपनी शीट में, डीपीपी में, पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं लगाया है। तो चेन रूल से ये डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स बाई 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स। तो ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नेचर जहाँ चेंज होगा वहाँ जी डैश 0 हो जाएगा, तो ये दोनों एफ डैश बराबर होने चाहिए वहां पर, मतलब एक्स बाई 3 3 माइनस एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, तो वो आई थिंक 9/4 आ जाएगी। तो अब 9/4 के आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, उसके लिए पॉइंट ले लो। जैसे मान लो 9/4 के आगे आता है 3, तो 3 पे ये 1 हो रहा है और ये 0 हो रहा है, तो 3 पे f डैश 1 माइनस f डैश 0 बन रहा है, और f डैश 1 बड़ा होगा f डैश 0 से, क्योंकि डबल डैश पॉजिटिव है, f डैश बढ़ रहा है, तो आगे प्लस ले लेंगे। इसी तरह 0 डालोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा पीछे माइनस है, मतलब 0 से 9/4 कम होगा और फिर 9/4 के आगे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगेन ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो इसके अंदर भी हमें यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा सोचने की आई गेस जरूरत नहीं पड़ेगी।
नेक्स्ट पे आते हैं 15, तो ये वेक्टर का सवाल है। अब बोल रहा है बी वेक्टर का प्रोजेक्शन जो ए वेक्टर पे आ रहा है लैम्डा पॉजिटिव है ना, वो सी वेक्टर है और मॉड ए प्लस सी 7 है। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं अपन, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन मतलब मॉड बी का कॉस थीटा और वेक्टर चाहिए ए के अलोंग, तो ए कैप दे देते हैं। तो ये बन जाता है बेटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए और साथ में ए कैप को आप ए बाय मॉड ए भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सभी ने, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए स्क्वायर आ जाता है ए वेक्टर के साथ। तो ए डॉट बी यहाँ पर आ रहा है 2 लैम्डा माइनस 4, नीचे मॉड ए स्क्वायर आई थिंक 9 आ जाएगा और ए वेक्टर साथ में यहाँ पर रहेगा, तो ये हो गया 2i प्लस 2j माइनस के। ये हमारा सी वेक्टर हो गया जिसमें लैम्डा पॉजिटिव है। अब आपको इसमें ये ए वेक्टर है तो मैं इसको भी ए के फॉर्म में रहने देता हूँ, ये सी हो गया। तो अब अगर मैं सी वेक्टर में ए ऐड करूंगा तो ए वेक्टर तो कॉमन आ जाएगा ना, और पीछे बच जाएगा 2 लैम्डा माइनस 4/9 प्लस 1। इसका मॉड ले लेते हैं अपन, तो ये तो 2 लैम्डा प्लस 5/9 है, लैम्डा पॉजिटिव है तो ये बाहर आ जाएगा और ए का मॉड 3 आ रहा है, इसकी वैल्यू अपन 7 कर देंगे। तो यहां से बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर। तो लैम्डा आपका हो गया 8। अब बोल रहा है एक ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया बताओ जिसके बी और सी साइड्स है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो गया, मॉड बी क्रॉस सी। सही बात है। तो आप यहाँ पर लैम्डा को 8 डाल दो इधर भी तो बी आ जाएगा, 8 डाल दो इधर भी सी आ जाएगा, फिर मॉड बी क्रॉस सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल है, इतना कोई लेंदी भी नहीं है, हम आराम से कर सकते थे। 16 में बोल रहा है पैराबोला एक्स और वाई एक्सिस को 3 पॉइंट पे काट रहा है और एक सर्कल उन तीनों से पास कर रहा है जिसका ये सेंटर है। तो ट्राइंगल का एरिया बताओ। तो क्या करें अपन, पहले जैसे x को 0 कर दो तो आपके पास आ जाएगा 0, -3, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो 2 पॉइंट x एक्सिस पे होंगे उनके लिए y को 0 कर दो तो ये हो गया x1, 0, x2, 0। यहां से अपन सम ऑफ रूट ले लेंगे क्वाड्रेटिक में तो माइनस p आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेंगे तो c -3 आ जाएगा। और सर्कल क्या कर रहा है, इनसे पास कर रहा है ना, ऐसा। और सर्कल का सेंटर क्या बेटा, -1, तो तीनों से डिस्टेंस बराबर कर देते हैं रेडियस के, सिंपल कर सकते हैं अपन ऐसा। -1 की 0, -3 से आप जैसे डिस्टेंस निकालोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो √5 आ जाएगी, रेडियस √5 हो गया। और अब जैसे x, 0 से डिस्टेंस निकाल लें तो ये आ जाएगी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां से x प्लस 1 का जो स्क्वायर है ये 4 आ जाएगा, तो x प्लस 1 की वैल्यू या तो 2 हो जाएगी या -2। तो यहां से x1 x2 आ जाएंगे बेटा, एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा -3। तो 3 वर्टेक्स आ गए, -3, 0, 1, 0, 0, -3। अब इसका एरिया तो नर्सरी में पढ़ते थे अपन, है ना। 17th पे आ जाते हैं, अगेन एरिया अंडर द कर्व। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हर चैप्टर का सवाल दिख रहा है अभी तक। पैराबोला भी आ गया है ना, सर्कल उसमें मिक्स था, अब यहाँ सर्कल पैराबोला के बीच का एरिया आ गया। तो इस सर्कल का सेंटर देख लेते हैं, सेंटर इसका आएगा 2√3, 0 और रेडियस भी 2√3, मतलब ओरिजिन से जा रहा है, कुछ ऐसा बनेगा। और अब ये पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 2√3x, तो y स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, कुछ ऐसा चला जाएगा। और बोल रहा है क्या, ऐसा एरिया बताना है, कहाँ गया, यही था क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एक मिनट, ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है। दूसरी जगह तो ये था कि इनके बीच में एरिया बाउंडेड चाहिए, ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तब तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना बेटा। यहाँ पे 2√3x रख दूंगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लूंगा, एरिया आ जाएगा। और अगर आपको एरिया अंडर द कर्व चाहिए, देख लेंगे, अब अभी एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता क्या है, कि बोल दिया भाई मान लो पैराबोला के बाहर का निकालो और सर्कल के अंदर का निकालो, ऐसा। तो आप फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकाल लेंगे अपन, ये वाला बताओ मेरे को, है ना। तो अपन इसके केस के अंदर ही, और आई थिंक अच्छी बात यहाँ पर ये भी आएगी कि ये शायद इसके सेंटर के ऊपर ही आएगा क्योंकि सेंटर 2√3 है। तो आपको अगर ये एरिया चाहिए तो आप क्वाड्रेंट में से बिना सर्कल इंटीग्रेट किए डायरेक्ट पैराबोला का 0 से 2√3 इंटीग्रेशन हटा सकते हैं, है ना। तो देख लेंगे एग्जैक्ट क्या है, या तो ट्राइंगल का एरिया या एरिया अंडर द कर्व है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी है, सवाल आसान है, होना चाहिए। 18th वैसे तो शिफ्टेड हाइपरबोला ही है क्योंकि फोकस y बराबर 1 पर है, तो ये कुछ ऐसा है बेटा, है ना, कि हॉरिजॉन्टली है, ये लाइन y बराबर 1 वाली है। तो एक फोकस 1,14 पर है, एक 1, -12 पर है, और हाइपरबोला 1,6 से पास कर रहा है ना।
तो 1 सेंटर इसका आ जाएगा 1,1 तो 1,6 यही होगा इसके पास वाला। तो आप एनसीईआरटी चाहती है कि अपन ऐसे करें कि भाई AE माइनस A कर दें तो 8 आ जाएगा और 2AE मतलब दोनों फोकस के बीच की दूरी ये 26 आ जाएगी। ये वर्टेक्स है, ये चमकना चाहिए, एनसीईआरटी चाहती है। तो AE 13 आ जाएगा, AE और A 5 आ जाएगा। फिर आप E निकाल सकते हो 13/5 और LR निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये भी होता है कि दोनों फोकस के बीच की दूरी 2AE है, वो तो अच्छी बात है। और एक और चीज बताई थी ना आपको, डिफरेंस बिटवीन फोकल डिस्टेंस ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है। यानी जैसे ये 8 आ रहा है और ये 18 आ रहा है, तो अगर आप 18 में से 8 हटा दोगे S1P माइनस S2P तो ये 2A हो जाएगा। तो यहां से भी कर सकते थे, अगर शिफ्टेड की जगह रोटेटेड होता तो भी, अगर प्रॉपर्टी याद है तो एसेंट्रिसिटी 13/5 आ जाती, फिर LR निकाल लेते। तो दो सिंगल करेक्ट इन्होंने दिए नहीं है, इनके हिसाब से ये 18 है और इंटीजर 2 दिए हैं। तो जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का नहीं दिखा था तो ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का आ गया। अब यहाँ प्रॉपर्टीज वाले सवाल आते हैं। ऑर्डर 2x2 3x3 बेटा, तो डिटर्मिनेंट पता है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसमें क्या करें अपन, अंदर से बाहर से अंदर चलो। जैसे 3 स्केलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ Ka में k की पावर n बाहर आता है ना, तो 3 क्यूब बाहर आ जाएगा और पीछे बच जाएगा एडजॉइंट ऑफ ये जो भी अंदर कचरा है, इसको आप चाहो तो x भी मान सकते हो थोड़ी देर के। आ रही है आपको मेरी बात समझ? अब एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है? एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट में जो भी चीज उसके अंदर होती है वो ऐसे ही रहती है और उसके ऊपर हमारे पास पावर क्या आ जाती है, n-1 यानी 2 आ जाएगा। अब फिर से इसको बाहर लेना पड़ेगा, -6 बाहर आएगा तो -6 क्यूब होगा, पर बेटा बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो सिर्फ -6 क्यूब नहीं आएगा, उसकी पावर 6 बन जाएगी और पीछे एडजॉइंट के अंदर 3a बच जाएगा और उसमें स्क्वायर लगा हुआ है। अब फिर से एडजॉइंट है, जो भी एडजॉइंट के अंदर आता है पावर क्या हो जाती है, n-1 हो जाती है ना। अच्छा, माइनस पे पावर 6 है तो मैं इसको प्लस लिख रहा हूं, तो यहाँ 3a पे n-1 आएगा यानी 2 और एक 2 बाहर ऑलरेडी है तो 4 हो गया। अब बेटा फिर से 3 को क्या करोगे, आप बाहर ले लोगे, स्केलर आता है तो 3 क्यूब बाहर आएगा, लेकिन 3 क्यूब पे पावर क्या लगी हुई है, 4। अब डिटर्मिनेंट a की जगह अपन -2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, यहां से 3 की पावर 12 और 6 की पावर 6 को लिख दो 2636, तो ये 2 की पावर 10 हो जाएगा, 3 की पावर 20। तो अगर आपने इस तरह के PYQs लगाए थे तो ये क्वेश्चन आपके लिए 2 मिनट का हो जाता और आप फटाफट आंसर निकाल सकते थे। एक इंटीजर टाइप भी मिला है, तो 20th क्वेश्चन है ये आकाश वाली इस मेमोरी बेस का। तो जीपी है तो एक जीपी पे पहले आया था, एक और आ गया है ना, तो सीक्वेंस सीरीज के 2 सवाल मिल गए अपन को, है ना। तो यहां पर बोल रहा है कि फर्स्ट और फिफ्थ का प्रोडक्ट 28 है, तो जीपी में भी प्रॉपर्टी होती है ना, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, सबका प्रोडक्ट सेम होता है। तो आप A1 A5 को A2 A4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका सम दे रखा है, तो यहां से बिना कुछ अज्यूम किए मैं डायरेक्ट A2 A4 निकाल लूंगा। तो यहां से A2 1 आ जाएगा, A4 28 आ जाएगा, या उल्टा भी लिख सकते हो, बट फिर वो मैच नहीं करेगा, तो इंक्रीजिंग जीपी या तो लिखना चाहिए था इनको, आई थिंक, है ना। तो अब A2 होता है AR, A4 क्या होता है बेटा, AR क्यूब, सही बात है ना। तो अब डिवाइड कर लोगे तो R स्क्वायर 28 आ जाएगा। अब A6 जो है वो हो जाएगा AR की पावर 5, है ना, वो आएगा अगर मैं AR क्यूब को R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूं, यानी 28 इंटू 28। तो सीक्वेंस का बहुत ही आसान सवाल, डिटर्मिनेंट का 21st बहुत ही आसान सवाल, प्रॉपर्टी का हाइपरबोला का बहुत ही आसान सवाल, 17th में चाहे ट्राइंगल पूछा हो चाहे एरिया अंडर द कर्व पूछा हो, बहुत आसान सवाल। 16th के अंदर भी सेंटर पता है, एक पॉइंट पता है, 2 पॉइंट क्यों नहीं निकाल सकते, बहुत आसान सवाल सर्कल्स का, ठीक है। 15 वेक्टर का थोड़ी कैलकुलेटिव है, बट अगेन इजी सवाल, ठीक है। 14 वेरी इजी, लिखना भी नहीं था यहाँ पर आपको, वेरी इजी क्वेश्चन। 13 में लैंग्वेज में फंस सकते हैं, अदरवाइज ओके। 12th थोड़ा लेंदी है बट एग्जाम में डुएबल है, हो सकता है। 11th में अब कौन सा वाला आया था, दोनों में से जो भी आता, PNC, बट आसान सवाल, तो कुछ खास है नहीं। 10th में केसेस बनाने, अगेन PNC, है ना, तो केसेस बनाने, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मॉडरेट मान सकते हैं। 9th वेरी इजी, सेंट्रॉइड की इमेज निकालनी है, इससे इजी क्या देंगे। 8th में इससे अच्छे बाइनोमियल के PYQ कर चुके हैं, ये उन सब से इजी था। 7th के अंदर अगर आप ये SN वाली बात भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ये TR नहीं, समेशन TR दिया हुआ था, तो SN से TN निकाल के करना था। तो ये सीक्वेंस के 3 सवाल मिल गए, आप समझ रहे हो, जीपी का स्टार्टिंग में, एक जीपी का एंड में, और एक ये सीक्वेंस का 3 सवाल मेमोरी बेस में। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं करना था। 5th वाला जीपी की बात कर ही चुके हैं अपन।
फोर्थ वाला आईटीएफ का थोड़ा लेंदी था, बट अगर आपने कॉस इनवर्स साइन इनवर्स का सेम किया है तो आप कर सकते थे, बट अदरवाइज लेंदी। सेकंड में या तो ये आया था या इसका भाई आया था कंडीशनल, दोनों ही प्रोबेबिलिटी के आसान थे। थर्ड लॉजिकल सवाल है रिलेशंस का, तो नो डाउट। फर्स्ट वाले के अंदर कुछ भी नहीं था। तो 20 सवाल देखे हैं, 3-4 के अलावा 15 एटलीस्ट मैं बोलूंगा वेरी इजीली डुएबल थे। जो 5 नहीं देखे एक बार देख लेते, कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे अभी, उनमें भी डुएबल मिल जाते। तो आई बिलीव अगर आपने मैथ्स की ओकेश तैयारी कर रखी है तो आप 15 to 20 आराम से कर सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा आप इन वीडियोस को या इन पेपर्स को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जरूरी नहीं आपकी शिफ्ट में सेम ही चीज आएगी या सेम डिफिकल्टी आएगी। तो ऐसा नहीं इसमें मैथ्स आसान आई तो मेरी भी आसान आएगी, इसमें लेंदी आई है मैथ्स या फिजिक्स तो मेरी भी ऐसी आएगी, ऐसा नहीं है। क्या बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो एक और देख लेते हैं, देखिए रेजो का भी डाउनलोड किया था, देख लेते हैं इसमें कोई अलग सवाल मिल जाए तो ये तो 18 वाला वही है, 17 भी वही है, 16 भी वही है। ये जैसा मैंने कहा था ना आपको, एरिया अंडर द कर्व पूछा था एक्चुअली, तो ये एरिया अंडर द कर्व था और ये क्वाड्रेंट के ऊपर ही आ गया था पॉइंट। तो क्वाड्रेंट में से पैराबोला इंटीग्रेशन हटा के डबल करना था, डबल करना भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो वो जरूर अपन को यहाँ पे ध्यान रखना था। बाकी 14 वापस वही हमारा लीनियर वाला ही है। तो मेमोरी बेस में हो सकता है बेटा थोड़े से आपको वेरिएशंस देखने को मिले, बट कोई ऐसे घबराने का नहीं है। हाँ 13 एक उसमें मुझे नहीं मिला, तो वही मैं कह रहा था यार, इंटीग्रेशन ही नहीं मिल रहा, इंटीग्रेशन ही नहीं मिल रहा, लिमिट्स कंटिन्यूटी भी नहीं मिली मेरे को उसमें वहां पे, है ना। तो थोड़ा कैलकुलस कम दिखा था, हो सकता है बाकी क्योंकि मेमोरी बेस में सारे नहीं होते। तो इसको एफ सॉल्व करके इंटीग्रेट करना है, तो सॉल्व करो ना यार। 7 10x की पावर 6 तो देखो बेटा कॉमन आ जाएगा, और इधर से 3 tan स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। तो ये sec स्क्वायर x ऐसे बना दो, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसका 0 से π/4 इंटीग्रेशन को ये I1 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ I1 बोल रहा है। तो आप इसको t ले लो 10x को, तो ये dt हो जाएगा। तो बन जाएगा 0 से 1 7t की पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आई थिंक 0 आ जाएगा। हाँ सेकंड वाले में डायरेक्ट नहीं कर पाओगे यार, आप वहां बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्या है ना, ये x भी पड़ा है, ये वाला x, हाँ x fx है। तो सेकंड वाला जो है उसमें ये सब तो है ही, ये पूरा कचरा जो भी अपन ने निकाला, साथ में x भी है। तो आप बाय पार्ट लगा लो, जैसे x ऐसे ही रहने दो, तो यहाँ 10x की पावर 7 माइनस 10x का क्यूब, जो पहले आपके I1 का इंटीग्रेशन आया था वो तो आएगा ही 0 से π/4, ये निपट जाएगा, π/4 0 दोनों पे 0 है। फिर माइनस में x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा और ये बन जाएगा 10x की पावर 7 माइनस 10 क्यूब x, कुछ इस तरह से। ठीक है, और वही 0 से π/4 ऐसा। अब इसको करने की ट्रिक ये है बेटा कि आपको 10x की पावर 5 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है दोनों, ताकि sec स्क्वायर x बन जाए। तो 10x की पावर 5 मैंने ऐड कर दिया है, 10x की पावर 5 अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो 10x की पावर 5 कॉमन आएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर आपका sec स्क्वायर x ही बन जाएगा। ठीक है, और इधर 10 क्यूब कॉमन आएगा तो वो भी 1 प्लस 10 स्क्वायर sec स्क्वायर ही बन जाएगा। तो ये शायद 1/6 माइनस 1/4 ऐसा कुछ बनेगा, आप करके देखना। तो 1/12 आ जाएगा और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, I1 0। तो ये मुझे अच्छा लगा सवाल, लॉजिकल था, है ना। एक तो ये फैक्टराइजेशन चमकना चाहिए, फिर sec स्क्वायर x है तो 10x को t लेना चाहिए, I1 भी आ जाए तो I2 में बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा 21st क्वेश्चन हो गया, इंटीजर के फॉर्म में आया हुआ, ये जरूर अच्छा सवाल की कैटेगरी में लेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन वाला हम कर चुके हैं, ये LR वाला हो गया था, सेंट्रोइड की बात भी अपन ने कर ली थी, है ना। हाँ ये एक और, ये देखो ये हमें 22nd क्वेश्चन मिल गया। तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर पता ही चल गया बेटा, है ना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इधर उधर देखना पड़ेगा। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फंक्शनल इक्वेशन जैसा हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह बनाते थे, पर यहाँ f डैश y और इस तरह का है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक्स वाई को 0 रख देते हैं बेटा, क्योंकि f ऑफ 0 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, इधर f डैश 0 इंटू 1 प्लस f डैश 0 इंटू 1 आ गया। तो ये आई थिंक आप लोगों ने कर भी रखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है यार। ठीक है, अब यहाँ पे y को 0 डाल दो, x को x ही रहने दो, तो fx आ जाएगा fx इंटू f डैश 0 प्लस f0 इंटू f डैश x। तो यहां से fx आ जाएगा 2f डैश x। अब आप इसको आराम से वेरिएबल सेपरेट करके बोथ साइड क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहां से ln fx की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x/2 प्लस c, और x की जगह 0 fx की जगह 1 रखोगे तो c चला जाएगा, तो ln fx x/2 ही आ गया। और अब इसका समेशन करना है, तो अब ये समेशन में फिर सीक्वेंस सीरीज आ गई। तो xy को 0 डालना था, और ऐसी इससे अच्छी फंक्शनल इक्वेशंस आपने कर रखी है,
आई गेस ये आप कर सकते थे। ये जीपी वाला था जो अपन ने किया था, ये डिटर्मिनेंट देखा था, और ये जो मैं कह रहा था जैसे इन्होंने 1 by 1 यूज किया है। ठीक है, अच्छा ये एक और 23 भी मिल गया, लो 23 सवाल मिल गए बेटा ना। तो e की पावर 5 ln x का स्क्वायर प्लस 3 x की पावर 8 है। सिंपल लॉग का सवाल है, चीज नीचे लाने के लिए लॉग लेते हैं, बेस ई में ले लो, तो बेस ई में यहाँ लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5 ln x का स्क्वायर प्लस 3 नीचे आ जाएगा, ln e 1 होता है, राइट साइड में ln x की पावर 8 होगा, उसका 8 नीचे ले लो। तो अब यहां से आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे ln x को t मान के, तो t की एक वैल्यू 1 आ जाएगी और t की एक वैल्यू 3/5 आ जाएगी, यानी x की एक वैल्यू e आ जाएगी, एक e की पावर 3/5, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो आई बिलीव 15 क्वेश्चंस तक इजीली इसमें आप अटेम्प्ट कर सकते थे। ये 24th क्वेश्चन, एक रह गया यार, एक मिल जाए तो सारे ही बता दिए मैंने आपको, है ना। तो ये भी बाइनोमियल का है, आप सभी ने NCR अपॉन r+1 का समेशन किया है। हाँ सर किया है, 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1। तो बस ये कंफ्यूज करना चाहते थे तो यहाँ n नहीं देके 2r+1 दे दिया, पर हम इससे घबराएंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम 12c 2r+2 के टुकड़े कर सकते हैं, 12 अपॉन 2r+2 इंटू 11c 2r+1। तो ये वाला पार्ट जो है ये राइट में रहेगा, ये बन जाएगा 1/12 समेशन 12c 2r+2। r बराबर कहां से कहां, 0 से 5। तो आप जब रखेंगे बेटा तो ये 12c2 से 12c12 का सम बन जाएगा। 12c0 से 12c12 होता है 2 की पावर 12 -1, यानी 2 की पावर 11। 12c0 गायब है तो माइनस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 11 -1/12। तो वेरी इजी, बाइनोमियल में अगर आपने समेशन किए थे तो ये बन जाता। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला जो मैं m का बोल रहा था, ये 24 क्वेश्चंस मिल पाए। वेदांतु के अंदर भी शायद यही वाले थे, कुछ नया नहीं मिला था, है ना। तो ये जैसे इन्होंने इसमें कंडीशनल बना रखी, प्रोबेबिलिटी वाला था ना, फर्स्ट बॉल अगर ब्लैक है तो सेकंड भी ब्लैक की क्या होगी, तो ये वही वाला सवाल है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ नया आई गेस नहीं था, एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं। 24 मिल गए, क्या पता 25th भी मिल जाए, तो मेमोरी बेस्ड क्या पूरा पेपर ही बन गया। तो कोई कमेंट्स या सजेशन हो तो बताएं बेटा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, सारे मेंस की शिफ्ट फॉलो करेंगे, और बाकी रेगुलर वीडियोस पॉडकास्ट है ना ये सब आते रहते हैं। तो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ जो मेंस की शिफ्ट देखना चाहेंगे, और आप तो साथ साथ देख ही सकते हैं। तो इसमें वही है, एक जगह से इमेजेस भी डाउनलोड करी थी, बात देख लेता हूँ कुछ नया हो तो ये सारे तो वही है, हम कर चुके हैं, है ना। एक ही इमेज इसमें ओपन हुई है आई गेस। ठीक है, तो कोई नहीं, एक क्वेश्चन रहना भी चाहिए ताकि जब एक्चुअल पेपर आएगा तो उसको देखने का भी एक्साइटमेंट रहेगा। तो ये फर्स्ट शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट मैं कल मॉर्निंग तक जब पेपर आ जाएगा तो डाल दूंगा, और फिर 23 की कल इवनिंग में आ जाएगी। तो ऑल द बेस्ट सभी को जिनका पेपर कल या बाद में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।